एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि इससे पहले जो मैंने चैप्टर की वीडियो अपलोड्स की थी वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मैं आज हम इस वीडियो में उसी चैप्टर के एक्सरसाइज को करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उन्हीं पे बेस्ड होता है। बस लॉन्ग क्वेश्चंस में थोड़ा बदल दिया जाता है। बाकी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और एक एक थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसा हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा हमें करना क्या है कि ये जो मेटल्स हमें गिवन है इनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग दे डिस्प्लेस्ड ईच, जो जैसे जैसे एक दूसरे को डिस्प्लेस करता जाएगा वो सबसे पीछे आता जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्यूशन में? सॉल्ट सोल्यूशन में। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, द फॉलोइंग इज द कैडर इन विच द गिवन मेटल डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज दैट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर। ठीक है, ये हमने कोई तुक्का नहीं मारा, ये हमें कैसे पता चला? जब हमने सीरीज़ पढ़ी थी तो हमने देखा था, जब हमने सीरीज़ पढ़ी थी तो हमने ये सारे मेटल्स देखे थे, लाइन वाइज थे, बिल्कुल ऐसे थे ना। बस जैसे Mg को कोई डिस्प्लेस नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर कोई मेटल नहीं होता ना, जैसे कि ये एल्यूमिनियम को सिर्फ Mg ही डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक को Mg और Al दोनों डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो हमने वो जो सीरीज़ पढ़ी थी अपनी वीडियोस में वो यहाँ पे काम आई है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट मेटल के सीरीज़ को हम आराम से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले का हमें आंसर मिल गया, Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, देन कैल्शियम। ओके, नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, हमें क्या गिवन है? SEP गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, और हमें क्या पूछा जा रहा है कि इनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, वो भी कैसे? अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो नाउ इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो, हमें एक चीज़ पता थी जो हमने वीडियोस में अपनी सीखी थी। देखो, रिड्यूसिंग पावर जो है ना वो इन्वर्सली होती है किसके? SRP के। ठीक है, क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है और किसकी कम है। द गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ, देखो ये पूरी, ये देखो वही चीज़ है, बस साइन का गेम है, यहाँ पे है साइन लगा दिया, और इसके अकॉर्डिंग ये देखो AG, HG, CR, M, देन K। ठीक है, तो हमने सेकेंड वाला भी क्वेश्चन कर लिया आराम से। ठीक है, नाउ हम थर्ड करते हैं। थर्ड करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ मेरे दोनों क्वेश्चंस जो मैंने समझाए हैं वो समझ में आए हैं या नहीं। ठीक है, देन अभी थर्ड क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट बहुत इजी है। डिस्पाइट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन है हमारे पास, किसमें है? गैल्वेनिक सेल। टेक प्लेस, फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। हमें क्या बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है इन दोनों में से Zn और Ag में से कौन सा इलेक्ट्रोड जो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। फिर द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका कैरियर कौन है। फिर इंडिविजुअल, फिर कैथोड और एनोड पे जो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो हमें बतानी है। तो कितना ईजी क्वेश्चन है। देखो, द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस डिस्पाइट इस, देखो इसको याद करने के लिए एक चीज़ याद रखो, A B C और
मतलब एनोड है तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैथोड है तो क्या रिडक्शन हो रहा होगा, और ये बीच में ब्रिज है। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने इसकी एक और ट्रिक बताई थी, बट वो मैंने अपनी वीडियोस में बताई थी। यहाँ पे मैं दूसरी ट्रिक बता रही हूँ ताकि इजीली समझ में आए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी गैल्वेनिक सेल पे, वो ये है। ठीक है, जेड का क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके बेसिस पे देखें तो। ठीक है, जेड का क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एजी क्या और ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने ये इक्वेशन बना ली ना। फर्स्ट वाला को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे देखो Zn जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। Zn यहाँ पे Zn है और फिर वहाँ पे क्या जाके बन रहा है, Zn में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे Ag है, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे Ag का रिडक्शन हो रहा है, Zn का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था ए क्या होता है, यहाँ पे एनोड होता है मतलब निगेटिव, और क्या कैथोड जो होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर देखें तो कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा निगेटिवली चार्ज है, वो है जिंक। जिंक क्या है हमारा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, सेकेंड वाला क्या था, द कैरियर ऑफ द करेंट इन दी सेल। तो आयंस जो है ना वो कैरियर करंट इन दी सेल। ठीक है, ये अंदर के लिए जो अंदर की तरफ करंट फ्लो होता है। ठीक है, उसके जो मतलब एक सेल में जो करंट फ्लो होता है अंदर की तरफ, वो किसके थ्रू फ्लो होता है, किनकी वजह से, कौन कैरियर्स होता है, आयंस। ठीक है, इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट विल बी फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक। ठीक है, बट एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा कि सिल्वर से मतलब Ag से, ठीक है, Ag से किसकी तरफ फ्लो होगा, जिंक की तरफ। ठीक है ना, थर्ड वाला जो रिएक्शन हो रही है हमें कैथोड और एनोड पे, उसको अलग अलग बताना है। तो कैथोड पे जो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है निगेटिव में, उसमें क्या हो रहा है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन बना के क्या बन रहा है, जिंक अपने आप को बना ले रहा है। ठीक है, और वहीं पे जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगा वहाँ पे Ag होगा। उसके देख यहाँ पे Ag है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके वो Ag को बना ले रहा है। ऑन द अगर हमें एक ट्रिक याद होगी ना, ABCO, इसके बेसिस पे ना बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से रिएक्शन को बना दोगे। ठीक है, आई होप जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल, प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ रिस्पॉन्स मी, देन आई एबल टू नो दैट इट इज़ ओके और नॉट ओके। एनी सजेशन, एनी ट्रिक, एनी टिप, if you want to give any type of suggestion, any, ठीक है, एक्सपेक्टेड एनी, प्लीज़ कमेंट मी। ओके, आई विल सी देयर। ओके, let's start fourth question without any wasting time. Calculate the standard cell potentials of galvanic cell in which the reaction take place. 2Cr plus 3Cd, 2 electrons in aqueous solution. Then इतना बना रहता है, calculate the डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक पार्ट समझ में आ गया इस रिएक्शन का, तो आप सेकंड वाला खुद कर लोगे। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हमें ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको इसका फार्मूला पता है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फार्मूला पता है तो आप यूँ निकाल दोगे। ठीक है, तो अपना फर्स्ट वाला करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग पे हम पहले देख लेंगे कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, कौन सा लेफ़्ट वाला पोर्शन है, कौन सा राइट वाला पोर्शन है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, आगे रिएक्शन बनाएंगे। जब तक हमें गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन बनाना नहीं आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, ABC और। ठीक है,
तो उसके बेसिस पे देखो हम बहुत जल्दी रिएक्शन को भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cr ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पे Cd क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था कि वो जो ये जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है, लेफ़्ट वाले से राइट वाला, मतलब कैथोड से एनोड को माइनस करना। ठीक है, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट लेफ़्ट वाला पोर्शन जितना भी है और राइट वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसकी जो हमें वैल्यूज़ थी वो हमें गिवन थी क्वेश्चन में। इसकी जो ई वैल्यू थी वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो गिवन ही रहती है, उसको याद करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन थी, ऐसे हमने रखा, इसको प्लस माइनस किया, तो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या आ गया फर्स्ट वाली रिएक्शन का, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वो भी एक फार्मूला लगाया हमने जो हमने अपनी वीडियोस में सीखा था बहुत अच्छे से। इसके बेस्ड मैंने बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी किया था अपने वीडियोस में। ठीक है, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप पहले मेरी वीडियो में जाके देखो, उसके बाद यहाँ पे करो, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कहीं का भी कोई भी टफ न्यूमेरिकल होगा दिमाग लगा के आप कर दोगे। ठीक है, नाउ जी का फॉर्मूला हमें पता है, गिव्स एनर्जी, नॉट का पता है ना, NF नॉट सेल, ई नॉट सेल हमें का भी हमने निकाल लिया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एफ फेरेड होते हैं, इसका तो हमें पहले से ही पता होता है, ये तो कांस्टेंट, ये तो हमें गिवन ही है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो ठीक है, यहाँ पे देखो अगर रिएक्शन में देखें तो 3×2 है, 3×2 आ रहा है, कितने आ रहे हैं, 3×2 ही आ रहा है, आई थिंक, हाँ 3×2 ही है। तो मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, उनके लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, टोटल चार्ज हमारे पास 6 चार्ज आ रहा है, उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, n=6। तो हमने n की भी वैल्यू निकाल ली, सबकी वैल्यू पता चल गई, तो हमें डेल्टा जी की भी वैल्यू पता चल जाएगी। वो क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा जी फार्मूले में पुट करेंगे, ये रहा हमारा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई, डेल्टा जी इक्वल्स टू -196.83 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मोल इन्वर्स। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी निकाल लिया और डेल्टा जी भी निकाल लिया। ठीक है, ये पॉइंटर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे। कांस्टेंट के लिए हमें एक डेल्टा जी में रिलेशन पढ़ा था, अपनी वीडियोस में पढ़ा था, उसका डेविएशन भी देखा था कि उसका एंटी लॉग और लॉग के साथ क्या आएगा। ठीक है, हमने अपनी वीडियोस में वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके साथ में एक रिलेशन होता है, एक इसके कांस्टेंट का, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग के क्या है यहाँ पे, के क्या है, हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी यहाँ पे एंटी लॉग लगाएंगे, एंटी लॉग लगाने के बाद जो हमारी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आएगी 3.12 इंटू 10⁻³ -34। ठीक है, ये हमने एंटी लॉग लगाया। अगर आपको एंटी लॉग या लॉग नहीं समझ में आ रहा तो अपनी वीडियो में देखो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। ठीक है, अब ना देखो सेकेंड पार्ट, देखो आप लोग खुद ट्राई करो। मैं यहाँ पे सबके आंसर्स लिख दिए हैं मैंने कि ई नॉट सेल का इतना आंसर है, डेल्टा जी का इतना आंसर है, के का इतना आंसर है, कांस्टेंट का। आप एक बार खुद ट्राई करो, ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता, मुझे तो आता है। मुझे अगर नहीं आता होता तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट कैसे समझाती, ठीक है, ये आंसर्स कैसे आते हैं। बट ये मान बात है कि आप लोग खुद ट्राई करोगे, फिर मैच करोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको समझ में भी आएगा कि हाँ आ रहा है मुझे, कि मैं प्रैक्टिस भी हो रही है, मुझे आ भी रहा है, और फॉर्मेशन अप्लाई के भी हाथ भी बन जाएगा कि हाँ इस जगह ये फॉर्मूला हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आती है। जो हम चीज़ सुन रहे होते हैं वही चीज़ हम करते हैं तो बहुत जल्दी हमें आता है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को यहीं पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर्स को मैच करो। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि हाँ मेरा आंसर सही आया। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, आप मुझे जो भी कमेंट करो, मैं व्हाट्सएप के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू मैं आपके उस सोल्यूशन को देखूंगी, फिर जहाँ पे मिस्टेक होगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मेरा आंसर आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया है। ठीक है,
इसमें देखो रिएक्शन, जब भी आप दूसरा वाला रिएक्शन करना ना, तो उसमें आप रिएक्शन ज़रूर बना लेना, ठीक है। रिएक्शन किसके बेसिस पे बननी चाहिए, ए बी सी और, ठीक है, इसके बेसिस पे आप रिएक्शन बनाना, फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना, ठीक है, जैसे ये गिवन है इन दोनों की वैल्यू, ठीक है, इसलिए मैंने वैल्यूज़ भी लिख दी हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये आज का होमवर्क है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। नाउ अब हम 5th वाला क्वेश्चन करते हैं। राइट द नियरेस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट टेम्परेचर, हमें पता है 290 के, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, फिर उसका आंसर हमें वही सॉल्व करना है, नर्स्ट इक्वेशन को आंसर ला देना है, और वो भी टेम्परेचर बताया गया है 290 केल्विन पे, ठीक है। तो देखो मैंने जब मैं नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा रही थी तो मैंने 3 केस समझाए थे उसमें, कि जब हमारे पास टेम्परेचर स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 298 में गिवन होगा तो उसकी जो इक्वेशन होगी एज़ कम्पेयर टू अनदर टेम्परेचर के, वो थोड़ी सी मॉडिफाइड होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी अलग होगी, वो अलग वाली इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझना है कि ना कि अलग वाली इक्वेशन कैसे आई, ठीक है, तो आप मुझे वीडियो पे ज़रूर जाके देखो वो वाला पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है शायद, आई होप सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके मैंने 3 कंडीशन पढ़ाई थी, एक ये कांस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे यहाँ ये नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगेगी, और मतलब अलग टेम्परेचर गिवन हो तो कैसे लगेगी, और जब एक टेम्परेचर गिवन हो 298 तो कैसे लगेगी, ठीक है। तो इसमें 4th पार्ट है, तो मैं सारे समझाऊँगी तो सारे ही, बट करने आपका खुद है, ठीक है, क्योंकि आप जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, और ये देखो यहाँ पे ये जो चीज़ गिवन हुई है ना, इसको देख कर डर मत जाना, ये कुछ नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन है। जब हम अभी नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे तब वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं ना, तो वही चीज़ मोलैरिटी एम लिखते हैं ना, एम लिखते हैं, बस वही चीज़ हमें गिवन है, इसलिए इसको देख कर डर मत जाना कि अरे ये इक्वेशन के बाद क्या लिखा है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ जो होती है ना, ये गिवन होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये गिवन होती है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस पे हम उसके बेसिस पे ए बी सी, ये वाला फार्मूला हमें पता है ना, इसके बेसिस पे हमने रिएक्शन बना दी, गैल्वेनिक सेल वाली रिएक्शन बना दी। रिएक्शन बनाने के बाद हमने देखा कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, कौन सी रिड्यूस्ड हो रही है। रिड्यूस्ड होने के बाद हमने इसमें ई सेल का फार्मूला लगाया, ठीक है। ई सेल मतलब कि वही नियरेस्ट इक्वेशन बना ली हमने। नियरेस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ये आर की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे टी कॉमन है इसलिए मैंने टी को लिया ही नहीं है, मतलब टी को इन्होंने लिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आर है अपॉन 2, ये 2 क्या पे है, एन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन वाला। और देखो 2 ही दिख रहे हैं, मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं, 2 ही हैं तो दिखेंगे ही, ठीक है। तो 2 वो हो गए, ठीक है। उसके बाद लॉग इसका कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लॉग करके हमने जब इक्वेशन पढ़ी थी लॉग क्यों लिखते हैं, मतलब क्यों लिखते हैं, क्यों मतलब कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वही चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ जो गिवन है वो चीज़ लिखेंगे। अब आप कहोगे कि ई नॉट सेल कैसे निकाले, बाकी चीज़ें तो हम निकाल लेंगे, अब ई नॉट सेल कैसे निकालें, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ये जब हमने ये इक्वेशन बनाई है इस चीज़ का, उस चीज़ का इक्वेशन का तो हम यूज़ करेंगे ही, तभी तो ई नॉट सेल निकलेगा। इसमें देखो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दो, ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है एम जी वाली यहाँ पे लिख दो, जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है वो लिखो और जो रिड्यूस्ड हो रही है वो लिखो। लिखने के बाद ये देखो आपको पहले से इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन ही था कि इसकी वैल्यूज़, ठीक है, ई नॉट के थर्ड और एनॉट की वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें ये हमने लिख लिया, बाकी सारे सबकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी। ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता, log 10 लिखा जाता है जैसा हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसकी हमने वैल्यू लिख ली, वैल्यू लिखने के बाद माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास ई सेल कितना आया 2.67 वोल्ट, ठीक है। इतना हमारे पास ई सेल आ गया। मतलब क्या आया, क्या निकालने को बोला था इन्होंने, नर्स्ट इक्वेशन ईएमएफ निकालने को बोला था,
नर्स्ट इक्वेशन बना के ईएमएफ निकालो, वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम है सेकेंड पार्ट में भी यही करना है। पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखो, उसके बाद ए बी और सी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग पे आप एक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, इक्वेशन बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि आपको यहाँ पे ई नॉट सेल के लिए वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, इस वजह से। ठीक है, तो हमने नर्स्ट इक्वेशन लिख ली। नर्स्ट इक्वेशन में डिफरेंस इतना आया ऊपर वाले से कि यहाँ पे एफ ई और एच आ गया, मतलब क्यू आता है यहाँ पे। तो क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम इन सब की कॉन्सेंट्रेशन पावर लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सेकेंड वाले का आंसर आएगा 2.53 वोल्ट। ठीक है, क्या आएगा 2.53 वोल्ट। इन क्वेश्चन को देखने की जगह मैंने एक पार्ट समझाया है ना, अब बाकी जितने भी फोर्थ पार्ट या थर्ड पार्ट बचे हैं ना वो आप सारे ट्राई करो और आंसर को मैच करो, एक एक प्रोसीजर को मैच करो कहीं पे। अगर आपके सारे सही आ रहे हैं ना तो मैं बता रही हूँ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं सारी आ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो टाइम बहुत है ना, हम उसको और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कहाँ पर हमारी गलती हुई है। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में हमारे पास आंसर क्या आएगा, ई सेल का 0.078 वोल्ट। ठीक है, ये इतना आंसर आएगा हमारे पास थर्ड वाले का। ठीक है, नाउ अब हम फोर्थ वाले का भी आंसर जान लेते हैं। फोर्थ वाले का आंसर हमारे पास आएगा 1.228 वोल्ट। ठीक है, देखो मैंने इस यहाँ पे एक एक चीज़, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख लेना अपनी प्रोसीजर को। ठीक है, कि कहाँ पे कोई चीज़ मतलब गलत हो रही है कहीं पे, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा है। मैंने आंसर्स भी बता दिए हैं। अगर आपको सारे आंसर सही आ रहे हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मेरे सारे आंसर सही आए, मैंने मैच किया। ठीक है, अगर कहीं भी माइन्यूट से मिस्टेक हो रही है या फिर कहीं समझ नहीं आ रहा तो भी मुझे कमेंट करो कि इस वाले पार्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसमें नहीं समझ में आया, क्योंकि कैलकुलेशन में शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये सारे पार्ट्स के आंसर आपने खुद निकाले हैं, आपको सही से आंसर्स आ गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन फोर्थ वाला जो था देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, पर जब हमने सॉल्व किया, एक कहावत सुनिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वैसा वाला। मतलब देखने में तो इतना डरा रहा था कि हमें भाई इसमें क्या करना है, पर जब हमने सॉल्व किया तो कितना ईजिली सॉल्व हो गया है ना, कितना इजीली सॉल्व हो गया। आप फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन चलो आपने समझ लिया। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करो, मेरी मानो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, आई होप कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ आया फिफ्थ वाला, ठीक है, या नहीं आया। ठीक है, और इसके सारे आंसर्स आप मैच करके खुद कैलकुलेशन करके निकाल के देखो, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मैम मेरे सारे आंसर सही आ रहे हैं और मुझे समझ में भी आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है कोई किसी बच्चे को तो कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे मैंने ऐसे किया था फिर भी गलत आया है, यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन की थी फिर भी गलत आया है। ठीक है, मैं वहीं पर आपको बता दूँगी कैसे क्या करना है, या फिर आपसे कॉन्टैक्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी चीज़ के भी थ्रू कांटेक्ट करके मैं आपको बता दूँगी। ओके, ना फिफ्थ क्वेश्चन हमने बड़े अच्छे से कर लिया, समझ भी लिया, बच्चों का आंसर भी आ गया होगा आई होप। ठीक है, नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताओ कि नहीं आया। ठीक है, आया है तो भी बताओ, नहीं आया है तो भी बताओ। ठीक है, रिस्पॉन्स मी। ओके, चलो अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे बहुत बहस कर ली हम लोगों ने, बहुत अच्छे से समझ भी लिया उसको। एक कॉन्सेप्ट लगाया था, कौन सा, ए बी सी और। ठीक है, ए से एनोड, बी से ब्रिज, सी से कैथोड। ए पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सी पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है ना, अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द बटन सेल, ठीक है, वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। डिटरमाइन डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल, वही। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें इसमें सिर्फ बतानी है। एक हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, और हमें दो चीज़ें इसमें बतानी है, डेल्टा जी और ई बताना है। तो देखो
हम क्या करेंगे इसमें, पहले जैसे हमने बताया था, जैसे हमने किया था ना अपने पहले क्वेश्चंस में, जैसे किया था ना कि पहले एक उस बेसिस पे हमने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है। सेम क्या करेंगे, सेम यहीं पे वही चीज़ लिखेंगे। तो Zn क्या, उससे थ्रू हमें पता चल जाएगा ना कौन सी चीज़ रिड्यूस्ड हो रही है और कौन सी नहीं, क्योंकि ई नॉट सेल निकालने के लिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब एनोड और कैथोड का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो फार्मूला है हमारा। इस वजह से उस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम एक रिएक्शन बनाएंगे। रिएक्शन से हमें ये पता चला कि Zn जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और Ag जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। जिंक जो है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, और जो सिल्वर ऑक्साइड है वो क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी हमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ई पूछा गया था ना, ई नॉट पूछा गया था ना, यही चीज़ पूछी गई थी। अब चलो इसका निकाल लेते फटाफट, क्योंकि ये तो हमने फिफ्थ या फोर्थ क्वेश्चन में किया ही हुआ है, कोई नई चीज़ तो पूछ नहीं ली इन्होंने, ठीक है। तो हम Ag मतलब लाइट और लेफ्ट वाला लिखेंगे, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा, और ये Z वाला जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो पहले आएगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है बाद में आएगा। उसकी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती हैं। गिवन होने के बाद हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ई नॉट सेल कितना आया, 1.104 वोल्ट, ठीक है, आफ्टर ऑल कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। और डेल्टा जी का हमें वो पता हुआ है फॉर्मूला, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, NFE, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला हमें सबकी वैल्यू तो पता ही है। इलेक्ट्रॉन्स की देख लो, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे 2 से ज़्यादा, तो अपनी रिएक्शन में देखो 2 से ज़्यादा तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, देखो हाँ 2 ही हैं, 2 ही हैं, 2 ही हैं, ठीक है, 2 हैं, 2 हमने रख दिया, एफ की वैल्यू रख दी 96500 इंटू ई नॉट सेल जो निकाला था वो रख दिया। अब लो जी की भी वैल्यू आ गई, लो यूँ सॉल्व हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। जब हमें फार्मूलाज नहीं पता होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स कर सकता है, बट हाँ हमें प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, हम तो फार्मूलाज पढ़ लेंगे भाई, पढ़ लेंगे, प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, ठीक है। तो Zn क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, A2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, उसके बेसिस पे हम ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल हमारे पास क्या निकल के आया, 1.104 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। इसके बाद हमारे डेल्टा जी की भी वैल्यू आ गई -2.13 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। आई होप ये 6 क्वेश्चन भी बहुत इजीली बहुत अच्छे से आ गया होगा। कुछ बच्चों ने तो अपने आप ही किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, वो अगर जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, जिसने वीडियोस अच्छे से चैप्टर को समझा होगा, वो अभी तक कर चुका होगा, क्योंकि कर इसलिए चुका होगा क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हम लोग ने किए ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि नहीं हो पा रहा है, मैं मुझे और थोड़ा सा डीपली समझा दो। उसके पहले अपनी वीडियो देखो, उसके बाद आप सोल्यूशंस देखो ना, तो आपसे यूँ हो जाएगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेशन में बताओ 6 क्वेश्चन समझ आया या नहीं, ओके। 7th क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, कितनी जल्दी जल्दी हम लोग ने सारे क्वेश्चन कर लिया। अब 7th क्वेश्चन की बारी है। इट्स माई चलो 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत होगी बकवास। डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। देखो कंफ्यूज मत हो ना, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझे। फॉर द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा नहीं था, ये अपनी वीडियोस में कितने अच्छे से समझा था यार, बिल्कुल ग्राफ व्राफ बना के समझा था, वही चीज़। ये देखो, ये मैं क्वेश्चन बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया था। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो सब मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन लिखा है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पे ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी समझाया है बहुत अच्छे से। तो किसी बच्चे ने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है और वो सॉल्यूशंस देख रहा है, तो पहले मेरी वीडियोस देखो, उसके बाद सॉल्यूशंस देखो, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ इतना टू 0.20 मोल सोल्यूशन ऑफ KCl एट
298 केल्विन इज़ इतनी कंडक्टिविटी इतनी दी हुई है। KCl हमारे पास सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास इतनी दी हुई है और इतने टेम्परेचर पे दी हुई है। हमें क्या कैलकुलेट करें? मोलर कंडक्टिविटी। इतना आसान। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सबको पता ही होगा। आई थिंक जिसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उसको आता ही होगा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, और जो कि बहुत आसान था ना। मोलर कंडक्टिविटी देखो, हमने वेरिएशन ये सब तो पढ़ा ही था। कचड़ा मतलब कचड़ा नहीं है, यूज़फुल है यार, ऐसा नहीं कहो, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? इससे हम डिनोट करते थे, इससे नहीं, ये तो कंडक्टिविटी है सिर्फ, सॉरी, इससे डिनोट करते थे। याद आ रहा है कुछ? 100 1000 इंटू K/M। बस यही फार्मूला चेप दो, यही फार्मूला लगा दो, यू आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 1000 रहेगा। K कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी हमें पता है 0.0248, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास? 0.220 मोल, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। देखो मोलारिटी इतनी गिवन है हमें, कंडक्टिविटी इतनी गिवन है। ये फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा वो हम फार्मूला पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो निकल के आएगा 124 साइमन स्क्वायर मोल, इनवर्स ऑफ मोल, ठीक है। आई होप ये 8th वाला क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में, देखो जिसने चैप्टर को समझा हो ना वो चैप्टर क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाएगा कि क्या कह रहा है और कौन सा फॉर्मूला हमें पुट करना है, ठीक है। तो अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा तो एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, फिर NCERT सॉल्यूशंस करो, क्योंकि जितना आप करते जाओगे ना, जितना आगे बढ़ते जाओगे ना, उतना ही आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है उस चीज़ को, क्योंकि आपको बार बार पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं, बहुत चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। एक केमिस्ट्री नहीं, फिज़िक्स से तो सब डरते हैं, दिन रात बस फिज़िक्स ही करते रहते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ जितना पढ़ रहे हो ना उतना इतने अच्छे से पढ़ लो कि बस एक बार रिवाइज़ कर लो तो भी आपको क्लियर हो जाए बाद में, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। इज़ आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? प्लीज़ रिस्पॉन्स मी, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ समझ में आया है या नहीं। रिस्पॉन्स क्या करो, ठीक है।